फाइनली पेरिस ओलंपिक 2024 में पाकिस्तान ने 32 साल बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया है। अरशद नदीम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाते हुए 92.9 मीटर जूलियन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। 206 मुल्कों से 10,714 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें पाकिस्तान के सिर्फ 7 एथलीट्स थे। जूलियन थ्रो में एक गोल्ड मेडल पाकिस्तान के हिस्से में आया, लेकिन बाकी टीम्स कोई एक मेडल्स भी नहीं ले पाए। इनफैक्ट 1992 के बाद से अभी तक किसी और गेम में भी एक मेडल पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आया। पाकिस्तान की टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के फाइनल में मगरबी जर्मनी की टीम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया है। 4 वर्ल्ड कप जीतने वाला पाकिस्तान की हॉकी टीम जो कंसेक्यूटिवली 8 मेडल जीती थी 1956 से 1992 तक, उसका ये हाल है कि लगातार पिछले 3 ओलंपिक्स एडिशन के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहे। 2012 का ओलंपिक्स वो आखिरी ओलंपिक था हमारे लिए जिसमें हॉकी टीम शरीक हुई थी। इसके कुछ रीजन तो बहुत ऑब्वियस है जो ऑलमोस्ट हर कोई जानता है, लेकिन कुछ रीजन ऐसी है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। 1948 का ओलंपिक्स इवेंट लंदन में शुरू हुआ और पाकिस्तान ने पहली बार अपनी टीम्स को ओलंपिक्स में भेजा। टोटल 35 एथलीट्स ने मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई मेडल हासिल नहीं कर पाए। इसके बाद फिनलैंड में 1952 के ओलंपिक्स में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने दोबारा हिस्सा लिया, मगर इसमें भी कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही थी और कोई मेडल पाकिस्तान नहीं जीत पाया। 1956 में ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर से ओलंपिक शुरू हुए, जिसमें 55 एथलीट्स ने पाकिस्तान की तरफ से हिस्सा लिया और यह इवेंट पाकिस्तान के लिए सक्सेसफुल इवेंट था, जिसमें एक सिल्वर मेडल पाकिस्तान की हॉकी टीम ने जीता। ज्यादातर गेम्स में यहाँ अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन पाकिस्तान की हॉकी टीम दुनिया में बेस्ट हॉकी टीम बनती जा रही थी और ओलंपिक्स के अलावा भी लगातार अपने तमाम मैचेस जीत रही थी। इनफैक्ट एक टाइटल मिल चुका था पाकिस्तान की हॉकी टीम को, किंग्स ऑफ हॉकी का, जो एक बहुत बड़ी बात थी। इसी ओलंपिक्स के बाद 1958 में टोक्यो एशियन गेम्स शुरू हुई और पाकिस्तान ने इसमें भी एक आउट क्लास परफॉर्मेंस दिखाई और फाइनल्स में इंडिया को हरा के एक गोल्ड मेडल जीत लिया। 1960 में एक बार फिर से इटली में ओलंपिक्स इवेंट शुरू हुए और ये इवेंट पाकिस्तान के लिए काफी फ्रूटफुल थे, क्योंकि इसमें पाकिस्तान ने एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। गोल्ड मेडल पाकिस्तान की हॉकी टीम ने जीता और ब्रॉन्ज मेडल जीता पाकिस्तान की एक रेसलर ने, मोहम्मद बशीर ने। सिर्फ ये नहीं, 1964 में फिर से एक सिल्वर मेडल हॉकी टीम ने जीता। 1968 में गोल्ड, 1972 में सिल्वर, 1976 में ब्रॉन्ज और 1984 में फिर से गोल्ड मेडल जीता। 1988 में ब्रॉन्ज और 1992 में फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीता इस अनबीटेबल साइड ने। एंड दिस वाज द लास्ट टाइम विद पाकिस्तान वन अ मेडल एट ओलंपिक। इसके बाद एक डाउनफॉल शुरू हुआ पाकिस्तान का ओलंपिक्स में, जो आज तक देखने को मिल रहे हैं। पिछले 32 साल में कोई एक मेडल्स भी पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आया और इसके 3 सबसे बड़े रीजन है। यहाँ मैं सबसे पहली हॉकी की बात करूंगा, क्योंकि ये न सिर्फ हमारी नेशनल स्पोर्ट है, बल्कि इस गेम में पाकिस्तान एक अरसे तक टॉप ऑफ द लिस्ट रहा है। पाकिस्तानी हॉकी का डिक्लाइन शुरू हुआ। 1980 में मॉडर्न हॉकी शुरू हुई। नेचुरल ग्राउंड की जगह आर्टिफिशियल ट्रैप्स आई। ये गेम वक्त के साथ साथ इवॉल्व होती जा रही थी, मॉडर्नाइज हो रही थी, लेकिन ऑफिशियल ने इसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया और इस लापरवाही ने एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला पूरी गेम पे और सिर्फ पॉलिटिक्स ही चलती रही। और पॉलिटिक्स ने तो हमेशा से ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट किया। समीउल्लाह खान, जिन्हें फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता था, उन्होंने भी इस बात को इंडोर्स किया कि पॉलिटिक्स ने इस गेम को तबाह करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा की है। अपनी मर्जी के प्लेयर्स ऐड की जाते थे टीम्स में, फिटनेस पे कोई ध्यान नहीं देता, कोई गोल कोई मकसद सिद्ध ही नहीं की जाते थे। यानी वो एक टिपिकल सा माइंड सेट रहा है कि बस जो जैसे चल रहे चलता रहे, वक्त आएगा तो देखी जाएगी। इसी तरह नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म भी हमेशा से किसी भी स्पोर्ट्स के लिए बहुत नुकसान दे रहे हैं। हमारी क्रिकेट टीम की मिसाल ले ले, ये सब रीजन बिल्कुल हमारी क्रिकेट टीम से मिलती जुलती है, लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं है डाउनफॉल के पीछे। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को देखे तो पाकिस्तानी ओलंपिक्स एसोसिएशन को हमेशा से पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी जनरल ने हिट किया। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकेंगे? पहले इमेजिन करें कि आप एक आर्किटेक्ट है और अपनी फील्ड में माहिर है। आप बहुत अच्छे से बिल्डिंग का डिजाइन बना सकते हैं और उनकी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई अचानक से ये कहा जाए कि भाई तुम तो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हो, तो चले जहाज का डिजाइन बना के दो या जहाज बना के दो, तो क्या ये पॉसिबल होगा आपके लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये काम एरोनॉटिकल इंजीनियर का है। बिकॉज ही नोज कि इस एयरक्राफ्ट के क्या एरोडायनामिक हो गए, स्ट्रक्चर, इंटीग्रिटी, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या हो गए या होने चाहिए, और सिर्फ उसे ही पता होगा कि जब ये एयरक्राफ्ट हवा में जाएगा तो किस तरह परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर एक आर्किटेक्ट इसे डिजाइन करके उड़ाने की कोशिश करेगा तो रिजल्ट कुछ ऐसे देखने को मिल सकते हैं।
मेरा मकसद यहाँ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या इंडिविजुअल को टारगेट करना नहीं था, क्योंकि आई बिलीव अच्छा काम करने वाला किसी भी बैकग्राउंड से हो वो अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रिजल्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा तो उसे 20 साल तक उस पोजीशन पर रखना एक बहुत बड़ा सवाल पैदा नहीं करता। जैसा कि पिछले 20 साल से एक रिटायर्ड जनरल पाकिस्तानी ओलंपिक्स एसोसिएशन को हिट कर ले और उन 20 सालों में पाकिस्तान ने कोई एक मेडल्स भी नहीं जीता। खैर, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है रिसोर्सेज का। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि रिसोर्सेज की कमी से डाउनफॉल की रीजन है तो भी आप गलत है। 1969 में श्रीलंका में सिविल वार चल रही होती है, रिसोर्सेज की शदीद किल्लत थी, फिर भी उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। 1983 में इंडिया इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं था, फिर भी उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। और तो और वेस्ट इंडीज में काफी अरसे सिविल वार चलती रही, फिर भी वो 4 वर्ल्ड कप जीते। तो रिसोर्सेज की कमी होना कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज, लेकिन इन्हीं कम लेकिन वेल्युएबल रिसोर्सेज का मिसयूज करना कैन बी बिगेस्ट प्रॉब्लम। 2024 में 7 कंटेस्टेंट ने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया और 11 ऑफिशियल साथ गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये तादाद 24 या 27 भी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतने ऑफिशियल के साथ जाने की क्या जरूरत थी? क्या कोच और सिर्फ एक मेडिकल ऑफिसर बहुत नहीं था? रिसोर्सेज की मैनेजमेंट और मिसयूज ने पाकिस्तान के हर सेक्टर को तबाह किया। स्पोर्ट्स सेक्टर भी इसी के एक एग्जाम्पल है। जिससे भी कोई सीनियर होता मिलता है तो वो इसे एक अपॉर्चुनिटी समझता है पैसे बनाने की, कि बस भाई अभी दिहाड़ियां लगाओ जितनी हो सके, बाद में क्या पता मौका मिले या ना। तो इसी सिचुएशन जिसमें प्लेयर्स की ग्रोथ से ज्यादा अपनी नजर अपनी पॉकेट पे हो तो कैसे पॉसिबल है कि ये एथलीट्स कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देंगे? और कैसे पॉसिबल है कि यंग जनरेशन को मोटिवेशन मिलेगी या स्पोर्ट में इंटरेस्ट होगा? दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक्स मेडल अमेरिका ने हासिल किए और उसकी रीजन है कि वहाँ इन सेक्टर को लेकर एक सीरियस इंटरेस्ट पाया जाता है, एक प्रॉपर सिस्टम है, अकाउंटेबिलिटी है वहाँ, जो एक ग्रॉस रूट लेवल से टॉप लेवल तक सबके लिए बराबर है। खैर, इशू गिनने लगे तो बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इमीडिएटली 4 ऐसे स्टेप लिए जा सकते हैं जो इन प्रॉब्लम से हमें बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जो ऑलमोस्ट हर सेक्टर पे जरूरी है। फर्ज कर इस्तेमाल प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, इसको मॉनिटर करना प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी नंबर पर आता है स्पोर्ट एजुकेशन, जो स्कूल से ही देनी शुरू करनी चाहिए। जबकि हमारे स्कूलिंग सिस्टम में बच्चों को टेक्स्ट बुक तक ही लिमिटेड रखा जाता है तो उन्हें कोई एक्सपोजर ही नहीं मिल पाता, तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी? तीसरी नंबर पर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ग्राउंड और पोस्टल बनाने पड़ेंगे और वो ऐसे होने चाहिए जिन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सके। ऐसा नहीं कि एलिट क्लास लोगों के लिए और तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो और बाकियों के लिए और तरह का। सबको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा यह स्पोर्ट्स सेक्टर में। चौथे नंबर पर आता है फिटनेस। ये ऐसी चीज है जिसपे इन प्लेयर्स को खुद सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, बजाय इसके कि कोई और आके इस बात पर लेक्चर दे या जबरदस्ती करे। तो ये प्रॉब्लम्स और इनके सोल्यूशन काफी मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, और इन पर सही मानों पर काम किया जाए, आई कैन गारंटी कि पाकिस्तान कैन प्रोड्यूस द बेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड।